Thanks of the day, students. So last time we were discussing about operator precedence, right? We saw this table last time also. हमने क्या देखा था कि कौन से ऑपरेटर हैं जो उनको प्रायोरिटी दी जाती है. प्रेसिडेंस का बेसिक मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, दैट इज प्रायोरिटी. ठीक है. सो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट से लोग स्टार्ट करते हैं. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन डॉट ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर्स. जो आपको पता है दैट इज ओके. पॉइंटर एंड डॉट ऑपरेटर्स विल लर्न, स्ट्रक्चर्स वगैरह में आते हैं, विल लर्न एज वी reach at the point of those topics. So second thing is unary operators, addition, subtraction, multiplication, division. Size of operator is also there. So ये ऊपर से लेके नीचे तक प्रायोरिटी है. ऊपर है उनकी प्रायोरिटी हाई है, नीचे है उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली लो है. सो कुछ एसोसिएटिविटी ऐसी है जो राइट टू लेफ्ट है, कुछ की एसोसिएटिविटी ऐसी है जो लेफ्ट टू राइट है. एसोसिएटिविटी का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं. जैसे कि 1 प्लस 3 माइनस 2 दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम पहले अगर 1 प्लस 3 करेंगे या 3 माइनस 2 करेंगे, आंसर चेंज नहीं होगा. पर इंपॉर्टेंट थिंग इज हम किसे प्रिसीड करते हैं, किसे हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. सो लेफ्ट टू राइट है मतलब जो यूनिट ऑपरेटर वो राइट टू लेफ्ट है, तो सबसे पहले हम राइट वालों को प्रायोरिटी देंगे और 3 माइनस 2 पहले कंप्लीट करेंगे और फिर उसको कहाँ ऐड करेंगे, 1 में ऐड करेंगे. सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट मीनिंग. उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली कि 3 चीज़ें डिफाइन है, इंटीजर एक्स वाई और जेड, 5 7 एंड 4 दैट वे. और ये हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन है. ठीक है. सो एक्सप्रेशन में सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर आता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, यूनरी ऑपरेटर की. उसके बाद में जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं उनकी प्रायोरिटी है. सबसे पहले यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यानी यूनरी प्लस का मतलब होता है एडिशन सिंपली, और माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. सो 5 + 2 7 वो यहाँ पे आएगा, 5 - 1 4 वो यहाँ पे आएगा. ठीक है. सो उनका हमने सिंप्लीफिकेशन करके नंबर्स नीचे लिख दिए हैं, 5 - 1 4, 5 + 2 7. सो ये दो हमने इवेल्यूएट कर दिए हैं चीज़ें. अब x = 7 चेक कर रहे हैं, एंड y > 10 चेक कर रहे हैं, और ये डबल वर्टिकल साइन है वो और की साइन है, z <= 4 चेक कर रहे हैं. सो तीनों एक साथ इवेल्यूएट हो सकते हैं. ठीक है. क्योंकि अभी सब लॉजिकल ऑपरेटर्स का ही काम है, राइट, रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम है. So x = 7 is obviously false. I have written true by mistake here. It is obviously false. And then y > 10. So y is equal to 7 है, तो y > 10 is obviously false. ठीक है. This is false. I'll make a cross sign here. By mistake, while making PPT, I have written true here. So z <= 4 है. Yes, z is equal to 4 है, तो <= 4 is true. So this is true. These two are false. So दोनों का एंड ऑपरेशन false होगा. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक ये ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड है और तीसरा ऑपरेंड है. तीनों ऑपरेंड लाइन में है और दोनों के बीच में दो ऑपरेटर्स हैं. दिख रहा है, एक एंड ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है. तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेट होगा, तो आप अगर आप यहाँ पे टेबल में देखेंगे तो जो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है एंड उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है. इसीलिए हम सबसे पहले लेफ्ट वाला एवेल्यूएट करेंगे कि फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा. और उसको और करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम उसका फाइनल इवेल्यूएशन क्या आ गया, ट्रू आ गया. अगर ये राइट एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती तो हमें पहले ये इवेल्यूएट करना पड़ता, फॉल्स और ट्रू वाला. तो ट्रू और फॉल्स का और क्या होगा, ट्रू होगा. और ट्रू का अगर फॉल्स के साथ एंड करते हैं, ये फॉल्स है, आई एम मेंशनिंग इट अगेन, ये फॉल्स है. तो ट्रू और फॉल्स का अगर एंड करते हो, ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आता, फॉल्स आता. तो रिजल्टेंट जो फाइनल एक्सप्रेशन वैल्यू है वो क्या आ जाती, फॉल्स आ जाती. ठीक है. सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इफ द ऑपरेटर associativity is left to right or right to left. You have to decide that, right? And then implicit type conversion. अब हम टाइप कन्वर्जन पे आ जाते हैं. टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जब अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और इंट, यहाँ पे जो हमने लिखे हुए हैं, वो सारे ऑपरेटर्स जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी डेटा टाइप डिफरेंट है, उनका ऑपरेशन कोई कॉमन ऑपरेटर करता है. ठीक है. जो ऑपरेंड्स हैं, जैसे कि जे और आई है, तो जे की वैल्यू इंटीजर है, जैसे मैंने लिखा हुआ है. जो की वैल्यू लॉन्ग है, आई डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है. तो इंटीजर डेटा टाइप और लॉन्ग डेटा टाइप, ये जब दोनों साथ मिलते हैं, आई मीन कोई एक ऑपरेशन के लिए, डिवीजन ऑपरेशन के लिए. ठीक है. सो दे आर परफॉर्मिंग डिवीजन ऑपरेशन. तो उनका जो रिजल्टेंट टाइप होगा, डेटा टाइप, वो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है. तो उनकी भी एक प्रायोरिटी टेबल है. ठीक है.
वो क्या होगा हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? लॉन्ग डबल की है। मतलब लॉन्ग डबल इनमें से किसी के भी साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो रिजल्टेंट होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी? आंसर की लॉन्ग डबल होगी। फिर वो स्टोर किस में करते हैं वो डिफरेंट चीज़ है, पर जो रिजल्टेंट आंसर होगा उसकी डेटा टाइप है वो हायर होगी ऑलवेज। सो कन्वर्जन हायरार्की क्या होती है? नीचे से ऊपर जाती है। अगर लेट्स से आप कोई शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट मतलब शॉर्ट इंटीजर है, आप कोई शॉर्ट इंटीजर और इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उस रिजल्टेंट का आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? इंटीजर होगा, यानी कि हायर वैल्यू होगी। सो लोअर कोई भी वैल्यू है या लोअर डेटा टाइप है उसका कोई आप हायर डेटा टाइप के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट डेटा टाइप क्या होगी? हायर वाली होगी। ठीक है, सो वो ध्यान रखेंगे। अब उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम वापस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के एग्जांपल पे आ जाते हैं कि आई की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। जे की डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग है। सो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? लॉन्ग की ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? लॉन्ग में स्टोर होगा। सो आई डिवाइड बाई जे का रिजल्ट किस में स्टोर है? लॉन्ग में स्टोर है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे पहले इन दोनों का हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट मतलब प्रेसिडेंस है बेसिकली। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या है कि बॉड मास रूल फॉलो होता है, तो डिवीजन पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखा हुआ है और इन दोनों को साथ में लिखा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन फर्स्ट परफॉर्म होंगे। ठीक है, सो आई इंटू एफ, अगेन आई इज एन इंटीजर एंड एफ इज फ्लोट। सो इंटीजर और फ्लोट का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो फ्लोट की जो कैपेसिटी है ज़्यादा है, जैसे कि आप कन्वर्शन हायरार्की में देख सकते हैं कि फ्लोट यहाँ पे है और इंटीजर यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी जो हमारी स्टोर होगी वो फ्लोट में स्टोर होगी। तो इनका रिजल्टेंट क्या है? फ्लोट है। ओके, ये लॉन्ग है, ये फ्लोट है। अब उसका माइनस करना है डी से। डी इज डबल डेटा टाइप। ठीक है, सो लॉन्ग और फ्लोट दोनों ऐड होके किसको मिलेंगे? डबल को मिलेंगे। फाइन, पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉन्ग और फ्लोट का जो भी आंसर आ रहा होगा उसका मिक्सचर आंसर आएगा, पर आप देख रहे हैं कि डी की वैल्यू डबल है, तो ऑब्वियसली इनका आंसर भी क्या आएगा? दोनों का जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा वो किस में आएगा? डबल में आएगा। ठीक है, सो हमारा आंसर डबल में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई थी आपको कि रिजल्टेंट होगा वो हायरार्की में सबसे ऊपर होगा। ठीक है, दैट डजंट मैटर, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका अपना जो आंसर होगा वही डबल होगा, क्योंकि हाँ आप देखिए एक्स है वो इंटीजर है और अपना आंसर हम किस में स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर में। सपोज और आंसर इज 2 पॉइंट समथिंग, पीछे कुछ आंसर आ रहा है, दैट इज अ पॉइंट हियर, 2 पॉइंट समथिंग आंसर है, पर हम उसको स्टोर किस में कर रहे हैं? इंटीजर में। तो इंटीजर फ्लोट वैल्यूज होल्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए इंटीजर ऑलवेज आंसर क्या स्टोर करेगा? 2। ठीक है, सो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू था वो डबल में था, उसके पास कैपेसिटी थी कि वो डबल में आंसर कर पाए। अगर हम कोई डबल नाम का और एक वेरिएबल बना देते वाई और उसको वाई में स्टोर करते तो ऑब्वियसली हमारा पूरा आंसर हमें मिल जाता। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलता। ठीक है, पर हमने स्टोर कहाँ किया है? इंटीजर में किया है, तो वो सिर्फ इंटीजर पार्ट लेगा। ठीक है, सो ये टाइप कन्वर्जन है जो इम्प्लिसिट है, हम लोग इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। फाइन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वी हैव डन लैब व्हेन वी हैड मेट, हमने जब लैब में मिले तब हमने किया था। फाइन, सो ये कन्वर्जन हायरार्की है। हम कभी कभी एक्सप्लिसिटली चीज़ों को टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं बाय मेंशनिंग इट कि हमें किसको क्या आई मीन चेंज करना है। ये मैं वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूँ पहले कि जब ए डिवाइड बाई बी करते हैं तब इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए ए इज़ एन इंटीजर वैल्यू 6 एंड बी इज़ इंटीजर वैल्यू 7। तो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर आंसर हमें क्या देता है? जनरली इंटीजर देता है, उसको इंटीजर डिवीजन बोलते हैं। अगर डिवीजन करने वाली दोनों वैल्यू के दोनों वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप की हैं तो उसे इंटीजर डिवीजन कहते हैं ऑब्वियसली। तो हमारा आंसर इंटीजर में आएगा, पर अगर हम एक को एक वेरिएबल को फ्लोट कर देते हैं, जैसे कि ए को मैंने इस ए वेरिएबल को दिस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए मैंने क्या किया हुआ है? फ्लोट किया हुआ है, तो हमारा पूरा आंसर किस में आ जाएगा? फ्लोट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ए बेसिकली इंटीजर वैल्यू है। इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम कहीं प्रिंट करेंगे तो भी उसमें परसेंटेज डी ही लिखेंगे। ठीक है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ए को मैंने क्या कर दिया है? फ्लोट कर दिया है टेम्परेरी। ठीक है, सो एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स इंटीजर है, यस एक्स इंटीजर है, वाई फ्लोट है, तो इंटीजर प्लस फ्लोट, तो हमारा रिजल्टेंट किस में आएगा? ऑब्वियसली फ्लोट में आएगा, क्योंकि फ्लोट की कन्वर्जन हायरार्की बड़ी है। तो z जो हम स्टोर कर रहे हैं वो किस में स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? फ्लोट वैल्यू है f। ठीक है, बट हम स्टोर किस में कर रहे हैं? इंटीजर में, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं z इज इक्वल टू 33 है। 18 पॉइंट समथिंग प्लस 15, तो 33 पॉइंट समथिंग आंसर यहाँ पे होल्ड हो रहा था। ये कैपेबल है आंसर होल्ड करने के लिए, क्योंकि फ्लोट प्लस इंटीजर फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू फ्लोट में थी, पर हमने उसको स्टोर किस में कराई है? इंटीजर में कराई है, इसीलिए हमें आंसर किस में मिल रहा है? इंटीजर में मिल रहा है। अब इस सेम वैल्यू में मैंने वेरिएबल पी दिया हुआ है, वेरिएबल पी इज अ फ्लोट वेरिएबल, तो ये दो फ्लोट होल्ड कर सकते हैं। इन दोनों का इंटीजर प्लस फ्लोट का आंसर मुझे फ्लोट में ही मिल रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ।
दिस इज वेरिएबल f, तो यहाँ पे वो पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है फ्लोट, ठीक है। सो बिकॉज p इज अ फ्लोट वैल्यू एंड इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग इट, तो उसके होल्ड करने के कैपेबल है, फाइन। देन वी आर हैविंग आई मीन टाइप कन्वर्जन कि a और b दोनों इंटीजर हैं, तो इनका आंसर ही फ्लोट है। उसके लिए मैंने क्या किया है, q वेरिएबल लिया है जो फ्लोट है। अगेन a और b मतलब 6/7 जो आंसर आ रहा था फ्लोट था, और उसका जो स्टोरिंग वेरिएबल था वो फ्लोट स्टोर करने के लिए कैपेबल था, इसीलिए q फ्लोट है, इसीलिए वो फ्लोट स्टोर कर पा रहा है। अब सेम चीज़ मैंने नीचे लिखी हुई है कि a इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर आंसर इंटीजर होगा, पर अगर मैं ए को फ्लोट कर दूंगा तो ये सेम आंसर 0.857143 टेम्पररीली यहाँ पे होगा। अब वो आंसर किसे दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, आर को दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो आर कहाँ पे है, इंटीजर में है। सो इफ आर इज एन इंटीजर वैल्यू, अगर आर इंटीजर में है तो ऑब्वियसली वो क्या स्टोर करेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट स्टोर करेगा। सो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, जीरो, ओनली जीरो। अगर यहाँ पे 5 समथिंग होता तो इंटीजर पार्ट क्या होता, 5 होता, ठीक है। सो आर में ओनली इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। आंसर टेम्परेरीली हमारे पास पूरा था, जो हमें ऊपर मिल रहा है वही आंसर टेम्परेरीली कंप्यूटर के रजिस्टर में या कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड था। पर हम उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्लोट पार्ट होल्ड नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो फ्लोट पार्ट को होल्ड करे, फाइन। और देन वी आर मूविंग ऑन टू अ टॉपिक कॉल्ड मैथमेटिकल फंक्शन। स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, अगेन मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसका एग्जांपल, उसकी कन्वर्जन, हायरार्की, ये सब स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, पर इनका इंपॉर्टेंस है वो थियोरेटिकल है, फाइन। आपको थियोरेटिकली समझना है कि इफ़ यू आर आस्क्ड सच टॉपिक इन एग्जाम, देन व्हाट डू यू वांट टू राइट दैट, ठीक है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू सी दिस टॉपिक्स इन अ थियोरेटिकल मैनर, उनको लिखते जाएं, उनकी नोट्स बनाते जाएं। आपको कितना लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस में इतने सारे फंक्शंस लिखे हैं, तो यू डोंट हैव टू राइट डाउन दीज मैनी फंक्शंस व्हाइल इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। You just have to mention 3 to 4 functions based on as an example, based on number of marks, कि कितनी मार्क्स में पूछा गया है, फाइन। पर आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि हम उसके लिए क्या मेंशन करते हैं, हैश इंक्लूड math.h, ठीक है। सो अगर हमें इनमें से कोई भी फंक्शन यूज करना है तो हम कर सकते हैं, बट क्या कौन सी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, math.h, कि ए बी एस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। कि हम उसमें प्लस करें, उसको प्लस वैल्यू दें या माइनस वैल्यू दें, वी शुड ऑलवेज गेट द प्लस वैल्यू। आई होप आपको मैथमेटिकल फंक्शंस पता है कि मोड, हम इसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। फिर एक्स रेस टू वाई, ये पावर फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था, ठीक है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट आर्मस्ट्रांग नंबर, अगर आपको याद है तो 3 डिजिट और 4 डिजिट वैल्यू के लिए हमने यूज किया था। सो पावर एक्स रेस टू वाई। सो अगर हमें बेस वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है, और जो उसकी पावर वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में लिखनी है, ठीक है। तब समथिंग रेस टू समथिंग है, तो वी कैन डू इट बाय दिस, ओके। Similarly, we have e raised to x function, then we have log x, log e base x और ln x, log 10 base x। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन, फाइन। सीलिंग और फ्लोर फंक्शंस हैं, हमें वैल्यू ट्रंकेट करनी है, जो पॉइंट वैल्यूज है, ठीक है, उस तरीके से। पर ये सब चीज़ें हम कब ऐड कर सकते हैं, जब वी इंक्लूड math.h फाइल। सो यू कैन यूज दिस फंक्शन, दिस आर वेरी इजी। एक्स क्या है, वेरिएबल है कोई भी, हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई जस्ट स्विच टू कोड ब्लॉक्स। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ऊपर ऐड करना है math.h, सो आई जस्ट ऐड हैश include math.h, fine. Now I want to use, let's say, power function. So integer x is equals to 8 and y is equals to 3. You can take this from user, I'm giving it directly. So I'll just printf power. So printf, अगेन पावर की वैल्यू कौन सी है, डबल। सो अगर आप उसका रिजल्ट कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो डबल डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर व्हाई वी वर डूइंग आर्मस्ट्रांग नंबर। सो परसेंटेज एफ और लॉन्ग फ्लोट एल एफ डबल के लिए, और हम क्या करेंगे, पावर फंक्शन एक्स रेज टू वाई, एक्स कॉमा वाई, फाइन। आई रन दिस थिंग। Okay, so 8 cube 512 it is showing me, fine. So this is the power function, and you can use sine function, cos function, absolute values, okay. These are some mathematical function, आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको वेरिएबल वैल्यू बीच में देनी है, जो भी वेरिएबल आपको जिस तरीके से भी यूज़ करना है। जैसे कि साइन 45, कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो, तो साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है। कॉस पाई की वैल्यू क्या आती है, -1, तो -1 दिया हुआ है।
and 10 pi is obviously infinite or 1 upon infinite. ठीक है, so that is also 0. Okay, so before we move on to our new chapter, I just wanted to discuss a couple of example of math.h file. So we can do some absolute operation, like as I said before, absolute operation क्या करता है, वो माइनस हो या प्लस हो उस साइन को अवॉइड करता है जस्ट. So absolute of x, I mean absolute of -15. Fine, so it's like just putting out mod. It's not a modular operation. You know what mod is. You can just have something like this. I'll just comment it here, that this is mod of 1 equal to, just a second, mod of -1, both are equal to 1, right? So absolute is that kind of operation. Then we have exponent operation, like e raised to x, e raised to 1 is 2.71 something. It's a constant thing. ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, 10 ऑपरेशन है, 10 पाई बाई 4 और स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग. सो दिस इज एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, सो -15 का 15 हो जाएगा. एक्सपोनेंशियल y इज 2, सो e रेज टू 2, e इज अ कांस्टेंट, e की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 2.71 समथिंग होती है. एंड देन वी हैव 10z by 4. सो 10z क्या है, z is 22/7, 22/7 is pi, and 10z by 4 is pi by 4. So 10 pi by 4 क्या होता है, obviously 1 होता है, तो this should be 1. And then we have square root of w. W is 121, square root of 121 is 11. So as soon as I run this, मैं ये सब functions use कर रहा हूँ. square root है, 10 है, exponential है, absolute है, power function हम already discuss कर चुके हैं. So if I'll just run this quickly, yeah, I haven't commented this, ये मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, as soon as I run this, first answer is 15. So 15 is for absolute of x. -15 का absolute क्या होगा, 15. Exponential of y, e raised to 2. ठीक है, that is 7.389 something. And then we have 10 pi by 4, z by 4. Z is pi. It is 1.000632, near to pi. क्योंकि pi कैसी वैल्यू है, रेशनल वैल्यू है, उसका एक्चुअल नंबर बहुत बड़ा होता है. तो 10 का अगर हम एग्जैक्टली पाई करें तो हमें 1 वैल्यू मिल सकती है, बट हमने 22/7 किया है, सो दैट इज नियर टू पाई. ठीक है, एंड देन फाइनली वी हैव 11. 11 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ w, दैट इज 121. मैंने सारी वैल्यू lf में ली है, दैट इज लॉन्ग फ्लोट, बट इफ यू जस्ट वांट टू टेक सम वैल्यूज एज एन इंटीजर, यू कैन टेक %d. पर अगर उसमें फ्लोट वैल्यू आ रही है तो वो पीछे की फ्लोट वैल्यू स्किप करेगा. ठीक है, सो टू मेक श्योर दैट उनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, स्क्वायर रूट है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग फ्लोट होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू फ्लोट में आती है. जैसे कि इफ आई जस्ट से 99, ठीक है, तो 99 का जो स्क्वायर रूट होगा वो ऑब्वियसली फ्लोट आएगा, दैट इज 9 पॉइंट समथिंग. ठीक है, ये होल्ड करने की उस वेरिएबल की कैपेसिटी होनी चाहिए. सो व्हेनेवर वी आर प्रिंटिंग विल टेक केयर ऑफ इट कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. सो ये कुछ मैथ फंक्शन से जो हमें डिस्कस करने थे. नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर. सो हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, that was about precedence and operators. Now we are moving on to managing input output operations. So whenever you read IO in computers, I have already told you before, IO stands for input output. So whenever you encounter IO in computers, you'll understand that we are talking about input output operations. ठीक है, so हम input output operations के कुछ example देखेंगे. सबसे पहले input output होता क्या है. जब भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम यूज़र के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं. मशीन एंड यूज़र वांट टू इंटरैक्ट, उसको हम बेसिकली कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, सो जब भी मशीन और यूज़र इंटरैक्ट करेंगे तब इनपुट और आउटपुट का केस आएगा. ठीक है, वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है. कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए वो कैसा पार्ट होता है, बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है कि यूज़र और मशीन इंटरैक्ट करें. ऑब्वियसली तभी ही कंप्यूटर को पता चलेगा, कमांड्स मिलेंगे कि उसे क्या करना है. हमें सबको पता है कि कंप्यूटर कमांड्स फॉलो करता है ओनली, इट्स एन इडियट बॉक्स, जो भी हम उसको बोलेंगे वो कमांड्स फॉलो करेगा. तो यूज़र इंटरेक्शन उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, सो कोई भी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके,
सो मोस्ट ऑफ द हायर लैंग्वेजेस क्या करती है, बिल्ट इन इनपुट आउटपुट सपोर्ट करती हैं। उनमें जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, जो यूज़र वैल्यू एंटर करता है या फिर यूज़र ने जो भी कैलकुलेशन की वो स्क्रीन पे दिखानी होती हैं, तो ये सारे फंक्शन बिल्ट इन इनपुट आउटपुट में होते हैं। पर सी में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं फंक्शंस, वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। उसके लिए हम क्या इंक्लूड करते हैं, stdio.h और conio.h यूज़ करते हैं। conio.h हम इसीलिए यूज़ करते थे, क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। सो व्हेन वी shifted to code blocks, we stopped using clear screen. Why? Because we stopped using clear screen as well as conio.h, राइट, क्योंकि वहाँ पे हर बार नई विंडो क्रिएट होती थी। तो बेसिकली समझने का मतलब ये है कि हम scanf और printf फंक्शन अभी भी यूज़ करते हैं। इसके लिए हम वहाँ पे ऊपर हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं। सो सी में बिल्ट इन फंक्शनलिटी नहीं है इनपुट आउटपुट के लिए, वी इंक्लूड इट एज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी, कि वो एक लाइब्रेरी है जिसे हम इंक्लूड करते हैं टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जनरली सभी प्रोग्राम्स में होते हैं, दैट इज व्हाई वी कीप इट एज अ हेडर, हैश इंक्लूड stdio.h, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हमें कौन सा इनपुट आउटपुट सीखना है, रीडिंग अ कैरेक्टर। हमें एक कैरेक्टर रीड करना है हमारी फाइल में से, फाइन। सो दैट इज सिंटैक्स क्या है उसकी, वेरिएबल नेम लिखेंगे और गेट चार, ठीक है। कैरेक्टर की डेटा टाइप क्या होती है, CHAR, चार डेटा टाइप होती है। सो मैंने नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई विल फर्स्ट डिक्लेयर दैट कैरेक्टर इनपुट यूजर इनपुट नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। सो हम सिंपल इंटीजर की तरह वेरिएबल ही डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे भी, कि कैरेक्टर नाम का एक यूजर इनपुट नाम का एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप वाला है। तो उस यूजर इनपुट को मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, गेट चार। गेट चार एक फंक्शन है जो एक कैरेक्टर वैल्यू लेगा और कैसे असाइन करेगा, यूजर इनपुट को असाइन करेगा। सो विल जस्ट सी इट्स एग्जांपल इन कोड ब्लॉक्स। सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ गेट चार फंक्शन टू get a character as an input, फाइन। सो कैरेक्टर और स्ट्रिंग हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स में, जब हम डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, इंटीजर, फ्लोट, रियल नंबर्स एंड कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग। तब मैंने बताया था कि अगर आपको कैरेक्टर की बात करनी है तो यू एनक्लोज दैट थिंग बिटवीन सिंगल कैरेक्टर्स और सिंगल कोट्स। अगर आपको स्ट्रिंग की बात करनी है तो यू एनक्लोज दोज थिंग्स बिटवीन डबल कोट्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे y और y की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको सिंगल कोट के बीच में एनक्लोज कर रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली प्रोग्राम किसका है, गेट चार कैरेक्टर का है। सो हम पहले चॉइस डिफाइन कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं कि इफ ही और शी वांट्स टू नो माय नेम, ओके, कंप्यूटर का नेम अगर उसको जानना है तो चॉइस क्या है, गेट कैरेक्टर। चॉइस इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टोर होगा और वो वैल्यू आफ्टर स्टोरिंग दैट टेम्पररीली, वो वैल्यू वो परमानेंटली किसे देगा, चॉइस को। अब आपकी जो वैल्यू थी वो कहाँ पे स्टोर है, चॉइस में। गेट चार हैज अ कैपेसिटी टू just store the value for y, ठीक है। गेट चार इज नॉट अ वेरिएबल, सो इट वोंट स्टोर वैल्यू फॉरएवर। सो चॉइस में वैल्यू आ चुकी है यस और नो। सो मैंने लिखा हुआ है कि प्रेस y फॉर यस, नो के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो विल सी दैट आफ्टर रनिंग इट, कि मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। वुड यू लाइक टू नो दैट, आई विल प्रेस यस y and he'll say my name is XYZ ABC. Suppose that when I run this and if I press no for n, so if I'll just press n, you will see you are good for nothing. A funny message has been printed. If else statements are simple. Our main task is to learn get char character, ठीक है। So if I run this and let's say if I just press L, so obviously L is not anywhere in our rule book. So क्या है, you are good for nothing, again message printed. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने सिर्फ इफ डिफाइन किया है, एल्स डिफाइन नहीं किया है। सो हमारे रूल बुक में कौन सा वेरिएबल है सिर्फ, या कौन सा इनपुट है, y इनपुट है। उसके अलावा कोई भी अगर इनपुट आएगा कैपिटल या स्मॉल y के, तो हम क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये क्या है, और है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर और है। सो हमने लॉजिकल ऑपरेटर में मिस्टेक और रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, उस तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर हमने पहले किया, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तब तक अगर हम ये चैप्टर लाइन में करते हैं तो हमें इफ और एल्स का मतलब पता नहीं होगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। सो वी हैड टू डू दोस चैप्टर्स फर्स्ट। अगर क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है तो मैंने पहले डिसीजन मेकिंग और लूपिंग चैप्टर क्यों लिया, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें यूज़ करने मिलेंगे व्हेनेवर वी आर लर्निंग
IO operations or we are learning operators. ठीक है, so we are using लॉजिकल ऑपरेटर और हियर कि अगर उसकी चॉइस कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई है डजेंट मैटर, बट उन दोनों में से अगर कोई भी एक है तो वो इफ के अंदर जाएगा और अपना नाम प्रिंट करेगा। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा कोई भी चॉइस होगी, लेट्स से इफ यू प्रेस स्पेस, इफ यू जस्ट प्रेस एंटर, और इफ यू प्रेस 1 2 और 3 और एनी इंटीजर और एनीथिंग, अगर हमने एल्स पार्ट में कुछ भी डिफाइन नहीं किया है तो वहां पे ये वाला फनी मैसेज प्रिंट होगा दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट? So if I'll just quickly run this and let's say I'm pressing 675 and if I press enter you are good for nothing because I didn't press Y. So Y के अलावा जो भी चीजें हैं वो सिर्फ yes और no में बिलीव नहीं करता. Fine, you can make it that way, you are a programmer, fine, but that it doesn't work it that way here. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Y पे print my name is FBCXYZ और अगर Y नहीं है तो print else part. Okay, okay, so moving forward in reading character, that whenever you are reading a character then you need some functions like this. ठीक है, is alphanumerical, it is used to check that if the character entered by user is alphanumeric, कि हमें पता करना है कि यूजर ने जो एंटर किया है वो अल्फाबेटिकल है कि नहीं या सिर्फ नंबर है कि नहीं। ठीक है, वो जानना ज़रूरी क्यों है? व्हेनेवर यूज़र एंटरिंग समथिंग वी हैव टू नो कि यूज़र क्या एंटर कर रहा है। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप यू आर टेकिंग मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कैन नॉट हैव अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, मोबाइल नंबर में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट अलाउ यूज़र टू एंटर डिजिट्स। ठीक है, पर वो पता कैसे चलता है प्रोग्राम में, उसको वी हैव टू ब्रेक इट डाउन। इसके लिए फंक्शंस हैं, इस एलनम, इस अल्फा, इस डिजिट। अल्फा मतलब वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है कि नहीं, फिर वो डिजिट है कि नहीं, वो लोअर केस में है कि नहीं, अपर केस में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन कि कैरेक्टर को कैसे कैसे टेस्ट करना है। सो आई जस्ट शिफ्ट टू कोड बॉक्स, वी ऑलरेडी हैव कैरेक्टर इन चॉइस। सो यहाँ पे हमें कैरेक्टर मिल जा रहा है, तो हम चेक क्या करेंगे कि इफ चॉइस इज डिजिट और अल्फा। सो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इज अल्फा, इज अल्फा एंड देन वी राइट डाउन चॉइस। यानी कि अगर वो अल्फाबेट है तो मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करूँगा, it is an alphabet. Fine, then we have else if. That else if it is, we want to check if it's a digit. So I'll check it is digit. We are talking about which choice. So if choice is a digit, I'll just say it is a digit. And otherwise we'll just print the else part, else printf it is not alphanumeric. अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है इधर डिजिट और अल्फाबेट। ठीक है, जो हमने प्रिंट किया वो अल्फान्यूमेरिक नहीं है अगर इन दोनों में से नहीं है तो। ठीक है, सो आई जस्ट क्विकली रन इट, वाई और नो, मैं वाई दे रहा हूँ तो वाई क्या है, अल्फाबेट है, सो इसलिए मुझे उसने बोल दिया कि वो अल्फाबेट है। इफ आई जस्ट प्रेस स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई भी अल्फाबेट है, इसलिए अल्फाबेट आंसर आ रहा है। एज सून एज आई रन दिस एंड प्रेस 1, सो इट इज अ डिजिट आ रहा है। लेट्स से मैं वहाँ पे ब्लैंक स्पेस जाने दे रहा हूँ तो क्या आएगा, इट इज़ नॉट अल्फा न्यूमेरिक, ना ही वो अल्फाबेट है ना ही वो न्यूमेरिकल कैरेक्टर या डिजिट है। ठीक है, सो मैंने जस्ट एंटर किया है, कुछ भी वहाँ पे दिया नहीं। यू कैन चेक फॉर स्पेशल साइन समथिंग लाइक स्टार। ठीक है, सो दिस इज नॉट अल्फाबेट नॉट डिजिट, सो इट इज़ अल्फा न्यूमेरिक। एंड ये सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स के लिए, इज अल्फा देन इज डिजिट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यू कैन जस्ट चेक इट हियर, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। राइट, वो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, उनकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स। देन राइटिंग अ कैरेक्टर, जिस तरीके से आप कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, जैसे गेट 4 था वो स्कैनफ जैसा था, हम यूजर वैल्यू जब कीबोर्ड में स्ट्राइक करता है वो वैल्यू हम ले रहे थे। सिमिलरली वी हैव पुट 4। ओके, सो पुट 4 क्या करता है, स्क्रीन पे एक कैरेक्टर की वैल्यू दिखाता है।
Fine. So it is generally showing value of character on the screen. We'll just see an example of put char. Fine. उसको syntax देख लीजिए. Put char और variable name. Similarly of get char. Get char में variable में left side में value थी is equals to k. यहाँ पे inside the brackets. And here we don't put equal to sign. Okay. So if I just want to say that put char, then I'll just say variable name. कौन सा variable मुझे screen पे print करना है. और अगर हम get char की बात कर रहे हैं, okay, get character, here is get char on put char. ठीक है, simple like printf and scanf. But हम किसकी बात कर रहे हैं, characters की. So we'll always use single quotes, okay, for those things. So put char में हम ब्रैकेट में क्या देते हैं, वेरिएबल नेम की प्रिंट करना है, और गेट चार में इक्वल टू लिखते हैं, जैसे कि वेरिएबल a इक्वल टू गेट चार समथिंग. ठीक, गेट चार के ब्रैकेट में हम कुछ नहीं लिखते हैं, पुट चार के ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी पड़ती है क्योंकि वो हम प्रिंट करने वाले हैं, पर वहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं होता. ठीक है. सो व्हेनेवर यू यूज पुट चार डोंट यूज इक्वल टू, एंड व्हेनेवर यू यूज गेट चार डोंट फॉरगेट टू पुट नथिंग इनसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा. ठीक है. सो इफ आई जस्ट मूव टू कोड ब्लॉक्स, देन वी हैव एन एग्जांपल रेडी. मैंने एक एग्जांपल रेडी किया है सिंपल पुट चार का एग्जांपल लेने के लिए. जैसे कि एंटर एन अल्फाबेट आई एम सेइंग टू यूजर, देन यूजर इज एंटरिंग एन अल्फाबेट, आई एम स्टोरिंग इट इन अल्फा वेरिएबल अल्फा. ठीक है. देन आई एम जस्ट सेपरेटिंग देम विद अ लाइन. पुट चार यूज किया है मैंने स्लैश एन. ठीक है. सो अब जहाँ पे भी स्लैश एन हम यूज करना है, सिर्फ एज अ कैरेक्टर हम उसको ले सकते हैं. स्लैश एन इज अ कैरेक्टर, इट्स नॉट अ प्रिंटफ स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ओके, वो एक कैरेक्टर है, न्यू लाइन कैरेक्टर. ठीक है. सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इफ इज लोअर अल्फा, जो अल्फा है वो लोअर है, लोअर यानी लोअर केस में लिखते हैं हम, तो उसको क्या कर देगा, पुट कैरेक्टर टू अपर फंक्शन यूज करके उसी अल्फा को इसमें कन्वर्ट कर देगा अपर कैरेक्टर में. एल्स अगर वो लोअर नहीं है तो कैसा होगा, अपर होगा. सो अगर अल्फा अपर कैरेक्टर है तो वो क्या होगा, उसको लोअर करके प्रिंट कर देगा. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. So basically what I'll do is I'll just run this quickly and show it to you that if I enter small a, so मुझे किस में कन्वर्ट करके दे रहा है, स्मॉल a को कैपिटल a में कन्वर्ट करके दे रहा है. ठीक है. Similarly if I enter let's say small r and capital R, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है. So this is program regarding that. If you want to convert capital to small and small to capital, टू अपर और टू लोअर, दो अलग अलग मेथड सीखी. टू अपर का मतलब है कि अपर केस में कन्वर्ट करना, टू लोअर का मतलब है लोअर केस में कन्वर्ट करना. एंड वी आर चेकिंग कि इज लोअर एंड इज अपर. इज लोअर का मतलब होता है कि आपका जो अल्फाबेट है जो यूजर ने एंटर किया वो लोअर है कि नहीं, विदाउट हैविंग अ लुक एट, वी आर प्री डिफाइनिंग इट. फाइन. सो इट्स सिमिलर टू दैट. मूविंग ऑन टू पीपीटी, वी हैव ऑलरेडी डन पुट चार. ठीक है. सो गेट चार एंड पुट चार वी डिड टू फंक्शंस. देन वी आर गोना सी फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट. So I guess we should keep it to this only. We have already did a lot, so we will do further formatted input and output in next lecture. Okay, so we'll see scanf and printf and everything. Fine. So we'll just keep it to this only. Good day.